हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं 2026 में 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 25 फरवरी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जैसा कि 2026 में बिल्कुल सेम टू सेम ये पेपर आने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर ये 100% वायरल पेपर है और ये पेपर सभी जगह वायरल हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते तो आपका 70 में 70 नंबर विज्ञान में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेपर बनेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। सबसे पहले पेपर मिलेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक एंड यहाँ पे आपको अपना नाम सही सही भर देना। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है इस पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरे पेपर का उत्तर बताऊंगा। आप एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ताकि आपको भी 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी ना रोक पाए। जो समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा एंड जो पूर्णांक होगा आपका वो 70 का होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इस निर्देश को पढ़ना काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है। एक एक निर्देश को पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला है निर्देश, ये दे रखा कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 3 घंटे इस पूरे पेपर को हल करने के लिए एंड 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। एंड इसके बाद दूसरा दे रखा है कि प्रश्न पत्र के 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें पहला खंड अ है तथा दूसरा खंड ब मिलेगा। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों में बटे हुए, जिसमें उपभाग 1, सेकेंड एंड थर्ड में विभाजित है। अब इसके बाद यहाँ पे चौथा निर्देश दे रखा है, यहाँ पे दे रखा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको भरना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का उपयोग करना है OMR सीट को भरने के लिए, और ये पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आप किसी भी तरह के जेल पेन का उपयोग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दे रखा कि OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका दे रखा है कि खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है और प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें जितने भी खंड होंगे, जितने भी उपभाग होंगे, प्रत्येक उपभाग को नए पेज से प्रारंभ करना है और प्रत्येक उपभाग के प्रश्नों को एक ही उपभाग में करना है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ये तो रहे प्यारे बच्चों कुछ निर्देश। अब आएंगे आपके खंड अ, जिसमें मिलेगा आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका मिलता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलते हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, जिसमें से सबसे पहले आपको उपभाग 1 देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो दिखाई देता है बैंगनी कलर का, नीला कलर का, काला कलर का या सफेद कलर का। तो जो चंद्रमा से जब आप आकाश को देखोगे तो ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आपको OMR सीट पे दिया जाना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में
आपको संबंध को फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फोकस एफ बराबर सूत्र होता है वो R/2 होता है, ठीक है। अब ऐसा सूत्र हम इसमें देख रहे हैं तो ऐसा सूत्र इसमें नहीं आया हुआ है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई एफ में कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2f और बचेगा क्या r। ऐसा आप देखिए आया हुआ है कि नहीं, ऐसा आया हुआ है क्या, 2f = r, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, ये दे रखा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी क्षमता d बराबर दे रखा है 2 डायोप्टर और इसकी जो फोकस दूरी f बराबर हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं जो इसकी जो यहाँ पे क्षमता दे रखा, क्षमता को p से दिखाते हैं, ठीक है। p बराबर 2 डायोप्टर और फोकस f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं f बराबर होता है 1/p, ठीक है। क्या होता है 1/p, और ये जो होता है ये प्यारे बच्चों मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में होता है। अब यहाँ पे क्षमता की वैल्यू 2 डायोप्टर दे रखी, यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डायोप्टर। अब इसका जो मान है, ठीक है, वो मीटर में दे रखा है। 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, इतना आया। लेकिन ऐसा आंसर इसमें से हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मीटर ये है, अब मीटर ये सभी मान किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब मीटर को सेमी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो 100 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से ये दशमलव यहां पर आ जाएगा और 10 × 5 = 50, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 50 सेमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है, यानी जो हमारी आंखें हैं, आंखों पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, कार्निया पर बनता है, पुतली पर बनता है, परितारिका पर बनता है या दृष्टि पटल पे बनता है। तो ये जो बनता है प्यारे बच्चों ये दृष्टि पटल पे बनता है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो जितने भी इमेज होते हैं वो रेटिना पर बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी नाम भी याद रखना। 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी f बराबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 सेमी दे रखा है, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो हम जानते हैं f बराबर r/2, क्या होता है f बराबर r/2। r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। r की वैल्यू फाइंड करनी तो r अपने जगह पे है और 2 भाग में इस पर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 2f। f की वैल्यू कितना दे रखी है 20 सेमी, तो r बराबर हो जाएगा 2 × 20। अब इसका कर दोगे तो r बराबर हो जाएगा 20 दूना के 40 सेमी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेमी, 80 सेमी, तो 40 सेमी वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6वां नंबर है, ये दे रखा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I, ठीक है, वोल्टेज अपान एम्पियर। इसी के अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं और इसका एक मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है और दूसरा मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम। R बराबर V/I के अनुपात को हम ओम कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर इस तरह से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा ओम होगा, ओम पर मीटर होगा, ओम मीटर होगा या मीटर पर ओम होगा, तो यहाँ पे ओम होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। युक्ति मतलब उपकरण, ठीक है। तो यहाँ पे है जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। देखो हमारा जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसे जनित्र कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है जनरेटर, जिसे आप लोग अपने भाषा में जंग लगा हुआ लेटर कहते हो, जो शादी ब्याह में लगते हैं, आपके घरों में भी होंगे। तो इसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब चलता है तो, ठीक, हमारे लाइट बल्ब जलते हैं, तो ये जनित्र ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी नेम है जनरेटर का। इसके बाद आपका आ जाता उपभाग सेकेंड, ठीक है। उपभाग में आपको केमिस्ट्री से संबंधित बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे।
8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पे दे रखा है संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि देखिए जो Al है एल्युमिनियम ये अत्यधिक क्रियाशील है और Fe जो है ये कम क्रियाशील है। इसको क्या कर दी? अत्यधिक क्रियाशील Fe को विस्थापित कर दी। यहां से क्या कर दी? देखो यहाँ पे है Fe, इसको विस्थापित कर दी, हटा दी। तो ये कौन सी अपक्रिया कहाएगी? विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, जैसे किसी के पैर हाथ टूट जाते हैं तो डॉक्टर एक प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है, हड्डियों को जुड़ने के लिए। नहीं वो तो प्लास्टर बनाए लोग कहते हैं, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaSO4 × 3H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × H2O, CaSO4 × ½ H2O। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, घोल कर पी लेना सभी क्वेश्चन को। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। 1 होता है, 7 होता है, 6 होता है कि 14 होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है और इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय हो जाता, 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय हो जाता। तो ये होता है उदासीन, ये बिल्कुल हम लोग आसानी से इसे पी लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। PbNO3 होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी धोने का जो सोडा होता है उसके रासायनिक नाम की बात कर रहा है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है धातु है, यहाँ पे बोरान है, लिथियम है, सिलिकॉन Si है, कार्बन C है। तो यहाँ पे जो आपका लिथियम Li है ये क्या है? धातु है। बाकी जितनी भी दे रखी हैं ये अधातु है। इसके बाद आपका उपभाग 3 आ जाता है जिसमें आपको बायोलॉजी से संबंधित यानी जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब जो अपना पोषण स्वयं करता हो उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की आवश्यकता होती है उन्हें, या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, या सूर्य का प्रकाश की होती है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए एक जो पौधा होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल उसके पत्ते में होना चाहिए जिससे वो हरा कलर का दिखता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधा मुरझा जाएगा। यानी इन सभी की जरूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यकृत स्रावित करता है। लार का स्राव करता है, जठर रस का करता है, पित्त रस का करता है, या अग्नाशयी रस का करता है। तो यहाँ पे ये जो करता है पित्त रस का करता है, ठीक है। किसका करता है? पित्त रस का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन बी तथा डी। देखिए हम जानते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, लेकिन इसके अलावा जो विटामिन बी भी होता है ये भी जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है 17 नंबर कि मानव के हृदय
कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी मानो कि जो हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, कितने वेस होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में बटा होता है, ठीक, तो ये 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे दे रखा है 4 भागों में, 2 भागों में, 6 भागों में या कितने भागों में, तो ये 4 भागों में बटा होता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का मतलब जो आपका दिमाग है, माइंड, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये सभी, तो ये सभी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हृदय इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, किंचुआ में पाया जाता है या कबूतर में पाया जाता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किया था। टमाटर पे किए थे, वैगन पर किए थे, मटर पे किए थे, सरसों पे किए थे। तो देखो जो मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मटर में ना विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखी थी। कोई गोल मटर देखा, कोई झुर्रीदार मटर देखा, कोई छोटे किस्म के मटर देखे, कोई बड़े किस्म के मटर देखे, इसलिए इन्होंने इस पर प्रयोग किया। यहां तक आपके 20 बहुविकल्पी समाप्त होते हैं और आपका 1 घंटे का समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुविकल्पी के लिए आपको 20 को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। अब आपका आता है खंड ब, जिसमें मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पे इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि खंड ब, ठीक है, खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है उपखंड क। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना था और यहाँ से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं और यहाँ से आपको 2 घंटे का समय टोटल मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा आपका कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, चित्र बनाकर इसे समझाइए। 2 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस तरह से हम एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म पर क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश प्रकाशित करते हैं। इस तरह से एक श्वेत प्रकाश डालते हैं और ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये क्या होता है कि इस तरह से सप्त रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, सप्त रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे याद करने के लिए आप बैनी आहपी नाला याद कर सकते हैं, यानी कि ठीक, इससे 7 रंग को आपको तैयार करने में आसानी होगी। इसी घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी श्वेत प्रकाश का अपने सप्त रंगों में विभाजित हो जाना ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह परिघटना है जिसमें श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित हो जाता है। यह एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चित्र बनाकर आपको बताया है। 2 नंबर का इतना ही लिखना और एक चित्र आपको बना देना है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा ख कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और एक सूत्र याद कर लेना प्यारे बच्चों, नादू, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, में व्यक्ति की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, पास की वस्तुओं को क्या कर सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर का इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे देता है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। देखिए आंख की जो समंजन क्षमता होती है, इसका यही तात्पर्य होता है कि प्रकाश की मात्रा को आंख में नियंत्रित करना। यानी कि ये क्या होती है कि आपकी जो आंख की पुतली होती है ना,
वो जब आप जब रोशनी में जाओगे, सूर्य के प्रकाश में जाओगे तो चिमुर जाती है। इससे क्या करती है कि प्रकाश को थोड़ी मात्रा में लेती है, और जब अंधेरों में जाओगे तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है, ज्यादा प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो प्रकाश आंख की इस तरह से जो है फोकस दूरी को समायोजित करने की प्रक्रिया को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आप अपनी पुतली को दिखा देना किसी से, जब आप धूप में जाओगे तो छोटी हो जाएगी, और जब अंधेरे में आओगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिखेगा। तो ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है आंखों में। इसको लिखना कैसे है, देखिए, आंख की समंजन क्षमता आंख की लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर दोनों तरह की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती है। इसे नेत्र का समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर दे रखा है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो 50 सेमी फोकस दूरी दे रखा है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक सूत्र जानते हैं, F बराबर अरोध। और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है धनात्मक, और अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे उत्तल की बात कर रहा है तो फोकस जो होगा वो धनात्मक होगा। तो F बराबर कितना दे रखा है, F बराबर 50 सेमी दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्षमता की मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्षमता के लिए क्या जानते हैं, सूत्र इसका, ये सूत्र जानते हैं कि P बराबर 1/F। ठीक है, और ये होता है आपका मीटर में। अब यहाँ पे है 50 सेमी। ठीक है, तो P बराबर 1/50 मीटर। ठीक है, इस तरह से। अब 50 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0.0 जाएगा, यहाँ पे 10 बनेगा, और एक जीरो लगाएंगे तो 100, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। ठीक है, अब इसे सेमी में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.02 गुणित 100, तो ये हो जाएगा आपका 2.0 सेमी, यानी 2 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका 2 सेमी आंसर लिख लेना। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, सूत्र का हम जानते हैं R बराबर V/I के अनुपात को ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। लेकिन इसे लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पे, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप स्थिर रखी जाए तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि यदि किसी चालक तार है, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप को हम स्थिर रखें तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, आसान समझ में आ गया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कोई तार है, उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, जब उसमें धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें ताप उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा का क्षय भी होता है। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप स्थिर रखी जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ख नंबर दे रखा है तीसरे का कि विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है हम जानते हैं वो क्या होता है, R बराबर R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। ठीक है, तो देखिए, इससे ये पता चलता है जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना, वो क्या होता है कि एक के बाद एक इसमें प्रतिरोधों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसे ही हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और इसका सूत्र R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 प्लस R3 ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसे आपको समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, इसको लिखना कैसे है यहाँ पे कि फ्लेइंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, ये अंगूठा है, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, ये आपकी तर्जनी होगी और ये होगी आपका मध्यमा, को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, दोनों सभी लंबवत होने चाहिए। तो तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर दे रखा है कि दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम क्या है, इसको आपको समझाना है। तो देखिए, जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। जब हम पेच कसते हैं ना पेचकस से, उसे ही मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम कहते हैं। यह बताता है कि यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा मुड़ी हुई जो अंगुलियां हो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती हो, ऐसे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ग नंबर इसमें देता है कि 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि H बराबर कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल, और T बराबर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब देखिए, इसकी धारा की गणना करने के लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे। हम इसका फार्मूला जो है वो जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर I का स्क्वायर RT, ठीक है, H बराबर I का स्क्वायर RT। अब हमें ये क्या करना है, इसको फाइंड करना है। और प्रतिरोध भी इसमें दे रखा है 2 ओम। कितना दे रखा है, R बराबर 2 ओम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका भी वैल्यू दे रखा है कितना, 100 सेमी बराबर I का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। R की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 ओम, गुणित T की वैल्यू प्रति सेकेंड दे रखा है, 1 सेकेंड में। अगर I अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है, 2 गुणित 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, तो 2 इस गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल कहता है, 100 बटे के 2। अब इसके में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा I का स्क्वायर इक्वल 50। अब इन दोनों तरफ का हम अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो I बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 की वैल्यू को आप निकाल लेना, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा, I का मान। और इसका जो मात्रक लिखेंगे वो लिखेंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे, एम्पियर। अब इसके बाद अगर ये चौथा का 1, 2, 3 क्वेश्चन नहीं आता तो आप अथवा में इन 2 क्वेश्चन को भी कर सकते हो, क्योंकि ये 6-6 नंबर के होते हैं और ये 2-2 नंबर के थे। यहाँ पे दे रखा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक है तो उस पर जो बल है वो किस पे निर्भर करता है, IBL साइन थीटा। यानी कि उनके बीच, सिरों के बीच बहने वाली धारा के जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार की लंबाई L के भी अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों के बीच बनने वाली कोण जाके थीटा के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिखना कैसे, यहाँ पर देखिए मैं आपको चीजों को बता दूंगा, इसी की सहायता से आप पूरे सूत्र को लिख पाओगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे है कि चालक में प्रवाहित धारा I की प्रबलता पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र B की प्रबलता पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाली कोण, ठीक है, कोण पर बल F के जो होता है ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बीच जो कोण बनता है ना उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे आपको लिखना है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट ख नंबर दे रखा है कि घरों में फ्यूज तार का क्या महत्व है, इसे समझाइए। देखिए बच्चा, जो फ्यूज तार होता है, ठीक है, अब इसकी जगह पे तो लोग बहुत सारी चीजों का यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले फ्यूज तार का उपयोग होता है, आज भी होता है। बोर्ड आप लोगे तो इस तरह से आपके बोर्ड में एक लिखा रहेगा और इस पे लिखा रहेगा फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है, बहुत कम गलनांक के तार का उपयोग किया जाता है और ये क्या करता है, जब भी आपकी वोल्टेज या धारा अधिक मात्रा में आते हैं तो ये क्या होते हैं कि घर के उपकरण नहीं जलते हैं, तार में शॉर्ट सर्किट नहीं उत्पन्न होता है, ये उससे पहले ही क्या करता है, टूट कर गिर जाता है और जो धारा होती है वो बाधित हो जाती है, यानी धारा नहीं जा पाता है तो उपकरण जो होते घर के बच जाते हैं। तो ये फ्यूज का महत्व था, ठीक है, और इसको कम गलनांक वाले तार से बनाया जाता था। ऐसे ही लिखना, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, घरों में फ्यूज तार का बहुत महत्व है क्योंकि यह एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करता है।
यह शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के दौरान अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। इसमें विद्युत उपकरणों और वायरिंग को संभावित आग या क्षति से बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट भी होता है घर में या कोई उपकरण जलता है तो भी ये पिघल कर गिर जाता है। अगर किसी को करंट भी लगता है तो भी पिघल कर गिर जाता है, जिससे आपकी जान भी बच सकती है, आपके उपकरण भी बच सकते हैं। ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी पूरी फिजिक्स। अब इसके बाद आ जाती है खंड उपखंड ख। इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और ये 4 नंबर में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है पहला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इन सभी का सूत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख दीजिए CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का लिख लीजिए, जल H2O का सूत्र लिखना होता है, और ये संतुलित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा। और यहाँ पे इस तरह से दूसरा उसका दे रखा है 5वां का कि जिंक जेडेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर को आपको लिखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया को लिखना है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड को लिखना है। अब इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित आपको समझाना है कि जो कॉपर की छड़ होती है, इस पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, इसका क्या कारण है, और इसकी पूरी विधि लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ख नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ये दे रखा CH3 C डबल बाड O, यहाँ पे है एक बाड OH। इसका जो IUPAC नेम होगा, जो कार्बन है 1 है और 2 है। ठीक है, तो मेथ और एथ, ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है HCHO, तो ये जानते हो आप कि ये होता है मेथेनल का सूत्र। किसका IUPAC नेम होता है? इसका नेम मेथेनल। ये हो गया आपका। अब इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। सोडियम से जब सोडियम जल से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, इन सभी को अगर नहीं आता ना, तो सोडियम का सूत्र आप जानते हो, Na, जल का जानते हो H2O। इसकी थोड़ी सी अब क्रिया कराकर नहीं आता तो एक इसके तरफ एक उसके तरफ लिख दो, तो भी आपका जो है नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड से जल की क्रिया कराइए। कैल्शियम का जानते हो, ऑक्साइड O का भी जानते हो तो भी लिख दो, और जल का तो जानते ही हो। तीसरा दे रखा है कि लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हो तो क्या होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। 5वां नंबर दे रखा है कि एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अब क्रिया करता है तो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि मेथेन का दहन होता है तो क्या होता है। अगर ये नहीं आता है 7वें का, तो आपको इस पे टिप्पणी भी लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे साबुनीकरण पे, हाइड्रोजनीकरण पे, विकृत गंधिता पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका उपखंड ग, जिसमें बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे 8वां नंबर है कि आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा की प्रवाह को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे पहला कि आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व बताइए। दूसरा दे रखा है कचरा प्रबंधन बताइए। तीसरा दे रखा है यहाँ पे ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ओजोन परत आप जानते हो कि जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या होती है। परिवार नियोजन ये प्रक्रिया है कि अपने घर में बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया ही परिवार नियोजन कहलाती है। इसकी स्थायी विधि होती है पुरुषों में नसबंदी। ठीक है, इसमें क्या होती है, शुक्राणु नलिका को बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बीरे में नहीं मिल पाते हैं, और महिलाओं में भी नसबंदी होता है जिसमें उनके अंडाणुओं को निकाल दिया जाता है जिससे कि महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्या है। मानव में पाचन क्रिया का
विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। पूरी पाचन की क्रिया आपको बताना है कि सबसे पहले जो भोजन जाता है मुख में जाता है, ग्रसनी में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। उसका पाचन कहाँ पे होता है, पूरी प्रक्रिया आपको लिखना है। अथवा अगर ये नहीं जानते हो तो ये लिख सकते हो कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। आपके मुख में 3 हार्मोन्स नलिकाएं खुलती हैं, उन तीनों का नाम आपको हमको बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो पूरी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चे, ठीक है। अगर इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन कमेंट करना है, ठीक है। इन सभी का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक करके जाना, अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।